प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, देश में कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 50 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उपचार के बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या इस वर्ष जून में 1 लाख थी, जिसमें अब काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 11 दिनों में ही 10 लाख लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि देश में 90,000 से अधिक लोग प्रतिदिन ठीक हो रहे हैं और ठीक हुए लोगों की संख्या कोविड संक्रमण का इलाज करा रहे लोगों से 5 गुना अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी, इलाज की मानक प्रक्रिया को लागू करने, डॉक्टरों, चिकित्सा सहायकों और अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले लोगों के पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता से ये उपलब्धि हासिल हुई है। श्रोताओं, वहीं प्रदेश में कल जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार रविवार को राज्य में 764 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 47,045 हो गई है। हालांकि इनमें से 35,462 लोग ठीक हो चुके हैं। श्रोताओं, कोरोना संक्रमण में सावधानी ही बचाव है, एहतियात रखना ही इसका इलाज है। अच्छी बात यह है कि लगातार कारगर उपाय से ठीक होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए कहा कि किसानों और गांवों के सशक्त होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कृषि क्षेत्र ने अपनी क्षमता दिखाई। हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। श्री मोदी ने ये भी कहा कि हाल के समय में किसानों ने स्वयं को अनेक प्रतिबंधों से स्वतंत्र किया है और मिथक तोड़ने के प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि कई किसानों में अपने फल और सब्जियों को कहीं भी किसी को भी बेचने की क्षमता होती है। अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। श्री मोदी ने हरियाणा के सोनीपत जिले के कंवर चौहान का उदाहरण दिया। एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियों को बेचने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन 2014 में फल और सब्जियों को एपीएमसी कानून से बाहर किए जाने के बाद उन्हें और आसपास के साथी किसानों को बहुत लाभ हुआ। 4 वर्ष पहले उन्होंने अपने गांव के साथी किसानों के साथ मिलकर किसान उत्पादक समूह की स्थापना की। अब किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। ये किसान खेती से प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 2.5 से 3 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3-4 वर्ष पहले महाराष्ट्र में फलों और सब्जियों को एपीएमसी कानून की परिधि से बाहर किया गया था। उन्होंने श्री स्वामी समर्थ किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का उदाहरण देते हुए कहा कि ये समूह इस बात का प्रमाण है कि इस बदलाव ने महाराष्ट्र के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की स्थिति कैसे बदल दी। श्री मोदी ने मन की बात में पुणे की श्री स्वामी समर्थ किसान उत्पादक कंपनी की चर्चा की, जो साप्ताहिक बाजार आयोजित कर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मंच उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के किसानों के समूह केला उत्पादक कंपनी के बारे में कहा कि इस समूह ने लॉकडाउन के दौरान
आसपास के गांव से सैकड़ों मीट्रिक टन सब्जियों और फलों की खरीद कर चेन्नई में सब्जी कॉम्बो किट उपलब्ध कराई। प्रधानमंत्री ने लखनऊ के किसान समूह इरादा की चर्चा भी की। ऐसा ही एक लखनऊ का किसानों का समूह है। उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोड्यूसर। इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियां ली और सीधे जाकर के लखनऊ के बाजारों में बेची। बिचौलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किए। श्री मोदी ने गुजरात के बनासकांठा के रामपुरा गांव के किसान इस्माइल भाई की चर्चा की, जिनके परिवार ने उन्हें खेती करने से रोका, लेकिन इस्माइल भाई ने तय किया कि वे इस सोच को बदल कर दिखाएंगे कि खेती घाटे का सौदा है। उन्होंने नए तरीके से खेती शुरू की। इस्माइल भाई ये आलू सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बिचौलियों की कहीं कोई भागीदारी नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेती में नए नए तौर तरीके अपनाने की आवश्यकता है। मणिपुर के रहने वाली विजय शांति एक नए इनोवेशन के चलते खूब चर्चा में है। उन्होंने कमल की नाल से धागा बनाने का स्टार्टअप शुरू किया है। आज उनके इनोवेशन के चलते कमल की खेती और टेक्सटाइल में एक नया ही रास्ता बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहानी सुनाने की कला के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि ये हमेशा भारतीय संस्कृति का अंग रही है। प्रत्येक परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग कहानियां सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा भर देते थे। भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु और केरल में कहानी सुनाने की बहुत ही रोचक पद्धति है, जिसे बिल्लू पाठ कहा जाता है। इसमें कहानी और संगीत का बहुत ही आकर्षक सामंजस्य होता है। श्री मोदी ने ये भी कहा कि भारत में कठपुतली की जीवंत परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि इन दिनों विज्ञान कल्पना से जुड़ी कहानियां तथा कहानी कहने की विधा लोकप्रिय हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि कई ऐसे प्रयास भी हैं जो ग्रामीण भारतीय कहानियों को खूब प्रचलित कर रहे हैं। उन्होंने वैशाली व्यवहारे देशपांडे का उदाहरण दिया, जो इसे मराठी में लोकप्रिय बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने चेन्नई की श्रीविद्या वीर राघवन का जिक्र किया, जो हमारे देश और हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियों को प्रचारित प्रसारित करने में जुटी हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में जबरदस्त कार्य के लिए 2 वेबसाइटों, कथालय और द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु के विक्रम श्रीधर की चर्चा की, जो बापू से जुड़ी कहानियों को लेकर बहुत उत्साहित हैं। श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि परिवार के हर सदस्य को देश के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथाओं से परिचित कराना चाहिए। मैं कथा सुनाने वाले सबसे आग्रह करूंगा, हम आजादी के 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं। क्या हम हमारी कथाओं में पूरे गुलामी के कालखंड की जितनी प्रेरक घटनाएं हैं, उनको कथाओं में प्रचारित कर सकते हैं? विशेषकर 1857 से 1947 तक हर छोटी मोटी घटना से हम हमारी नई पीढ़ी को कथाओं के द्वारा परिचित करा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इस काम को करेंगे। कहानी कहने की ये कला देश में और अधिक मजबूत बने, और अधिक प्रचारित हो और सहज बने, इसलिए आओ हम सब प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 अक्टूबर पवित्र और प्रेरक दिवस है। ये दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिवस होता है। उन्होंने कहा कि अगर गांधी के आर्थिक चिंतन की मूल भावना को समझा गया होता तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाले दिनों में हम देशवासी कई महान लोगों को याद करेंगे, जिनका भारत के निर्माण में अमिट योगदान है।
2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। यह दिन माँ भारती के 2 सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी का जो आर्थिक चिंतन था, अगर उस स्पिरिट को पकड़ा गया होता, समझा गया होता, उस रास्ते पर चला गया होता, तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती। गांधी जी के आर्थिक चिंतन में भारत की नस नस की समझ थी, भारत की खुशबू थी। पूज्य बापू का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भला हो। प्रधानमंत्री ने भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से इनके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए नियमों का पालन करने की बात भी दोहराई। जी हां श्रोताओं, कोरोना के इस समय हमें अपने साथ दूसरों का भी ध्यान रखना है। खुद जागरूक रहकर दूसरों को भी जागरूक करना है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।